Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agarwal. Today we will read about the keeping quiet. It's a short explanation and we will provide you the best content. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973. मतलब हमारे जो पोइट थे पैब्लो नेरुडा, उनका जो जन्म था वो 1904 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 1973 में हुई थी. मतलब इन्होंने ऑलमोस्ट 69 to 68 ईयर्स का एक पीरियड लाइफ स्पैन अपने अर्थ के ऊपर स्पेंड किया था. ओके, आइए इनके जानते हैं इनके पेन नेम के बारे में. इनका पेन नेम था नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बसोल्टो. ओके, अब बच्चा आप सोचोगे पेन नेम क्या होता है. मैं आपको बताती हूँ पेन नेम क्या होता है. पेन नेम एक ऐसा नेम होता है जिसका पर्टिकुलरली यूज पोएम को लिखने के लिए किया जाता है. ऐसी आपके पैब्लो नेरुडा का था. His poems are known for their beautiful and accessible imagery. हमारा पोएट पैब्लो नेरुडा है. इनकी जो पोएम है वो ब्यूटीफुल और एक्सेसिबल इमेजरी के लिए जानी जाती है. ओके, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1971. और इनको लिटरेचर के फील्ड में, अब लिटरेचर इन द सेंस इन्होंने जितनी भी सारी पोएम्स स्टोरीज वगैरह लिखी उन सब के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला. अब वो कब मिला? 1971 में, इनकी डेथ से 2 years बिफोर. Okay, I hope you get it. So it's time to read about the theme of the poem. तो इसकी थीम के बारे में. The poem Keeping Quiet is about taking a break from all the noise and busyness of life. हमारे जो पोएट होते हैं पैब्लो नेरुडा, वो कीपिंग क्वाइट पोएम में क्या लिखते हैं? वो कीपिंग क्वाइट पोएम में बताते हैं कि हमें जितनी भी दुनिया में शोर है, जितना भी हम लोग व्यस्त हैं, बिजीनेस का मतलब हुआ आपका व्यस्त और नॉइस का मतलब हुआ शोर, जिसको हम बोलते हैं कोलाहल, भीड़ भाड़ वाली दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेते हैं. अब ब्रेक लेने के लिए क्यों बोलता है? वो बोलते हैं द पोएट आस्क्स एवरीवन टू बी स्टिल एंड साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट लाइक पॉइंटिंग टू ट्वेक. और सब लोग कुछ मोमेंट के लिए शांत हो जाओ और 12 तक गिनो. हमारे पोएट सबको बोलती है कि आप जितने भी कोलाहल और बिजी सी दुनिया में हो उन सब से ब्रेक लो और शांत होकर 12 तक गिनो. द क्वाइट, द वाउट हेल्प अस अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड अस, कनेक्ट विथ ईच अदर बेटर. अब ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हमारी जो शांति है, हम जब खुद को इंस्पेक्ट करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे और 12 तक गिनेंगे, तो हमारे बीच में जितनी भी रिश्तों में खराबी है वो सब खत्म हो जाएगी. जितनी भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है और हमारा जो रिलेशन है वो एक दूसरे से बेटर रूप में कनेक्ट हो जाएगा. हम सब एक दूसरे को समझ पाएंगे. जितनी भी लड़ाई झगड़ा है सब खत्म होकर भाई बंधुओं की तरह रहेंगे. तो हमारे पोएट है, उनका मेन मोटिव है कि जितनी भी लड़ाई झगड़े कोलाहल उधर उधर हम सब जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, उस सबको खत्म कर दो. आप खत्म करने के बाद आप जस्ट फोकस करो कि हम शांति से कैसे स्पेंड कर सके. क्योंकि आज के जनरेशन में, आज के इरा में क्या होता है, लोग जी रहे हैं बट किसी में भी एक दूसरे के प्रति केयरिंग और लविंग नेचर नहीं है. तो हमें एक दूसरे के टुवर्ड्स केयरिंग और लविंग नेचर क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा पीस क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा. तो वही हमारे पोएट सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं. इट इज़ अ सिंपल आइडिया बट द पोएट बिलीव्स इट कुड मेक अ बिग डिफरेंस थीम. हमारे पोएट बोलते हैं ना बहुत छोटा सा आइडिया है, लेकिन अगर हमने इस छोटे से आइडिया पे वर्क किया ना तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. अगर आपने जय हो मूवी देखी हो तो जय हो मूवी में हमारे जो सलमान खान सर हैं वो क्या बोलते हैं, थैंक यू की जगह आप 3 लोगों की हेल्प करो. फिर उन 3 लोगों को बोले कि वो 3 लोगों की हेल्प करे, फिर उन 3 लोगों को बोलो कि वो 3 लोगों की हेल्प करे. तो ऐसे ऐसे चलते चलते एक बहुत बड़ी चैन बन जाएगी. तो वो चैन है ना एक बड़ा नेटवर्क होगा और वो नेटवर्क है ना हम जो करना चाहते हैं उसमें हमारी हेल्प करेगा. ओके, तो वैसे ही हमारे पोएट हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं. आई होप यू गेट दिस थिंग.
So let's come on the stanza first. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो चलो समझते हैं इसके स्टैंजा के बारे में. अब हम 12 तक गिनेंगे. Now we will count to 12 and we will all keep still. और हम सब शांत रहेंगे. अब still का मतलब क्या होता है आपका? स्टिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है. इसका मतलब होता है आपको शांत रहना है या मोशनलेस होना है. मतलब कुछ भी नहीं बोलना ना कुछ सोचना है, बस आपको एनालाइज करना है कि आपकी सराउंडिंग में जो चल रहा है वो सही है, जो आप सोच रहे हो वो सब सही है या नहीं. तो नेक्स्ट आपका फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. एक क्षण के लिए, एक बार के लिए इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जिस पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते और शांत हो जाते हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. एक सेकेंड के लिए रुकते हैं एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच. और अपने हाथ पैरों को, अपनी बाहों को नहीं फैलाते, सिर्फ सोचते हैं और एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट डेंजर्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. आप पहले समझते हैं कि एक्सोटिक का मतलब क्या होता है. आपके एक्सोटिक का मतलब होता है विचित्र, विचित्र, अजीब सा. और आपकी स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अजीब. एक्सोटिक और विचित्र दोनों, स्ट्रेंजनेस अजीब है आपका मतलब, ठीक है. तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. ये मोमेंट बड़ा विचित्र सा होगा, अद्भुत होगा, अनोखा होगा. विदाउट रश. अब रश का मतलब क्या होता है आपका? जल्दबाजी, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, मशीन्स नहीं होंगी, क्योंकि जब सभी लोग शांत हो जाएंगे तो ना तो कहीं किसी को जाना होगा, ना कहीं किसी को कुछ करना होगा. तो कुछ मशीन्स नहीं चलेंगी, कोई व्हीकल्स नहीं चलेंगे, ना कहीं पॉल्यूशन होगा, ना किसी के साथ एक्सीडेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और हम सब लोग एक साथ होंगे. एक अजीब सी विचित्रता होगी जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट मोमेंट बड़ा प्यारा सा होगा. हमारे पोइट कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है. ही इज गिविंग द न्यू मैसेज टू अस कि हमें अपनी लाइफ को किस वे में जीना चाहिए. नेक्स्ट आपका है फिशरमैन इन द cold sea would not harm bears, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब आप समझेंगे फिशरमैन का मतलब क्या होता है. फिशरमैन का मतलब होता है आपका मछुआरा. जैसे जो नदी में नेट फेंक के आपकी जितनी सारी फिशेस पकड़ता है, दैट वी से फिशरमैन. अब कोल्ड सी क्या हुआ? कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडा समुद्र, जहाँ का वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा हो. वुड नॉट हार्म बेस. तो जो हमारा मछुआरा नेट फेंकता है, फिशेस को पकड़ता है, तो उससे क्या होता है? फिशेस को हार्म ही तो होता है, हम उसको खाते हैं. इट्स नॉट गुड. ओके, तो हमारा जो पोइट है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे, 12 तक गिनना स्टार्ट कर देंगे, तो जो फिशरमैन है ना, मछुआरा, वो भी मछलियों को नहीं पकड़ेगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड. आपने देखा होगा समुद्र के आसपास कुछ लोग नमक को इकट्ठा करते हैं. दे गैदर द सॉल्ट. तो जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके हाथ भी उससे नमक से खराब नहीं होंगे, उनको भी चोट नहीं लगेगी. तो हमारा पोएट सबको ये सजेशन इसलिए दे रहा है कि किसी को भी हार ना हो, सब अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सके. नेक्स्ट आपका है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बॉस, वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with those survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. अब समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या होता है. ये लाइन है ना बड़ी डीप सेंस में है बच्चों, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग दे रही है आपको. Those who prepare green wars, ऐसे लोग जो युद्ध को तैयार करते हैं, यानी युद्ध लड़ने के लिए रेडी होते हैं. अब ग्रीन वॉर्स का मतलब हुआ, ग्रीन वॉर्स ऐसे वॉर्स होते हैं जो ग्रीनरी वाले प्लेस पे लड़े जाते हैं, यानी कि जंगलों को ख़त्म करना, हमारी जो हरियाली है उसको ख़त्म करना. तो दैट वी कंसीडर एज ए ग्रीन वॉर. वॉर्स विद गैस. अब गैस का मतलब होता है ऐसे जिनके साथ गैस के साथ लड़े जाते हैं. जितनी पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है. जहरीली गैसें, देखो जब एक टाइम था कि हम तलवारों, भालों, तीर कमान इनके साथ लड़ते थे, उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया कि हमने कुछ और नई तरकीब निकाली. लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय आया कि हमने गैसेस बना स्टार्ट कर दिया, पॉइजनस गैस. अब पॉइजनस गैस क्या होती है? पॉइजनस गैस ऐसी गैसेस होती है जिसमें अगर हमने किसी एक बम को छोड़ दिया, किसी एक मिसाइल को छोड़ दिया ना,
तो पूरे के पूरे देशेस खत्म हो जाएंगे, पूरी कंट्रीज खत्म हो जाएंगी एक ही बार में। तो जो आपका तलवारों वाला था वो इतना खतरनाक नहीं था जितना कि आपका ये गैसेस वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ समझने के लिए कि वॉर्स विद गैस। आपने पढ़ा होगा कि भोपाल गैस त्रिसादी, यानी कि अपनी जो मध्य प्रदेश का भोपाल है वहाँ पर 1973 में एक मेथल आइसोसाइनाइड नाम की MIC नाम की एक गैस लीकेज हुई थी। वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, आपके ट्रेन के इंजन से यहाँ पर, तो उस फैक्ट्री में से ये गैस लीक हो गई। उस गैस के लीक होने से आपके भोपाल का आधे से ज़्यादा शहर ख़त्म हो गया, आधे से ज़्यादा बस्तियाँ ख़त्म हो गई, पूरे भोपाल जस्ट इट वॉज अनकंट्रोलेबल। ओके, तो गैस ने पूरे के पूरे भोपाल शहर को उस टाइम पे ख़त्म कर दिया। आज भी पता है भोपाल में जो नई पीढ़ियाँ उगती है, नए लोग उगते हैं जिन बस्तियों में, वो सब अपाहिज पैदा होते हैं। क्यों? इट इज़ द रीज़न ऑफ गैसेस। तो हमारे पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें लड़ाई नहीं करनी। बॉस विथ फायर, आग के साथ लड़ाई कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन। हम ऐसी लड़ाइयों का क्या करेंगे जिसमें कोई जीवित ही नहीं रहेगा, कोई सर्वाइवर ही नहीं रहेगा। हम सब ने लड़ लिया, पूरी कंट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी, सब लोगों को ख़त्म कर दिया, कोई ना तो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तो इन सब का हम क्या करेंगे? हम किसके लिए जिएंगे? जब हमारे भाई नहीं होंगे, हमारे बंधु नहीं होंगे, हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? तो हमारे पोइट बोल रहा है अपनी सेल्फिशनेस को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। सेल्फिशनेस को छोड़कर सिर्फ सोचो और एनालाइज करो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। नेक्स्ट आपका, इन द सैड डूइंग नथिंग व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। छाया, आपने देखा होगा कहीं भी अपन किसी ब्रांचेस के नीचे बैठ जाते हैं तो वहाँ पर ब्रांच की जो लीव्स होती है, ट्री की जो लीव्स होती है, पेटल्स होती है, उन सब से हमारे ऊपर जो सनशाइन आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, तो ये हमें छाया प्रदान करती है। तो हमें ना इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पोइट है ना टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पोइट हमें एक्सप्लेन करती है कि लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जिंदगी इसी के बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डैट। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर नो ट्रक विद डैट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है मृत्यु से कोई संबंध ना होना। नो ट्रक आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ रिलेशन होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, आई हैव ट्रक विथ दिस बुक, आई हैव ट्रक विथ माई मॉम, तो मतलब मेरी मम्मा के साथ मेरा संबंध है। तो यहीं पर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे जो पोइट है पैब्लो नेरुडा कीपिंग क्वाइट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। वो बता रहे हैं कि आप सब शांत हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, तो लोग समझ रहे हैं ये मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि मृत्यु इन द सेंस के कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग शांत हो जाते हैं पर्टिकुलरली, तो वी एज ए कंसिडर एज अ डेथ। ओके, उसको हम एज अ डेथ कंसिडर करते हैं, तो वही लोग उसको बोल रहे हैं। तो हमारे पोइट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इससे बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि मैं मृत्यु के बारे में बात कर रहे हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतनी सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तो हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। And for once could do nothing, perhaps the used silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. और वो कहते हैं for once, एक बार के लिए, एक मोमेंट के लिए कुछ भी मत करो, आप सब शांत हो जाओ। आपकी जो बड़ी शांति है ना, शायद आपकी जो दुख है, आपकी सैडनेस है, उसको ब्रेक कर सके। और आपने जो कभी खुद को ना समझकर जो गलती की, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, उसको भी आप समझ सको। कितनी प्यारी बात हमारी यहाँ पर पोइट एक्सप्लेन करते हैं। उनकी इमोशंस को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ विच बेसिस, किस चीज़ के ऊपर बेस ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ। और खुद को है ना मृत्यु से डर लगाना बंद कर दो। पता है हमारी लाइफ में सबसे बड़ी हमारी क्या कमियाँ होती हैं? हमारी कमी सबसे बड़ी है कि हमें हर मोमेंट पे ना डेथ से डर लगता है कि हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। हर मोमेंट पे वी जस्ट थिंक अबाउट डेथ। आप है ना, वो कह रहा है डेथ के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, डेथ के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। सोचो कि मैंने जितना मोमेंट स्पेंड कर लिया वो सब मैं हैप्पीली स्पेंड करूँ और कुछ नया लेके जाऊँ, कुछ नया ट्रीट करके जाऊँ। पर एज द अर्थ कैन टीच अस, शायद कहीं ना कहीं हमारी अर्थ भी हमें सिखाती है। अब क्या सिखाती है? एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत लगता है ना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब भी हमें ये जिंदा रहने के लिए
शक्ति प्रदान करती है, कुछ पावर देती है। तो व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर थिंकिंग अर्थ, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें सारी चीज़ें समझ आती है, बट हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझ नहीं आता, हमें सिर्फ प्रॉब्लम समझ आ रही है। तो हमारे जो पोइट है वो हमें यही तो समझा रहा है कि आप सब शांत हो ना, तभी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, अब सब शांत रहना और मैं चला जाऊंगा। कितनी प्यारी पोएम है। आई होप यू गेट दिस। सो इट्स टाइम टू रीड अबाउट द समरी। द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा इज अ कॉल फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। हमारी जो पोइट है पैब्लो नेरुडा ने लिखी है, किसके लिए कॉल कर रही है? रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन इन द सेंस फॉर पीस, डिग्निटी, ह्यूमैनिटी, and the poet urges everyone to stop for a moment, be silent and contemplate the world around them. हमारे पोइट सबको समझा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि आप एक मोमेंट के लिए शांत हो जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ और आपके आसपास जो कुछ है उसमें संतुष्टि करने का ट्राई करो। The moment of peace would allow people to connect with each other and nature on deeper level. और हमारा जो शांत रहने का मोमेंट है, स्टिलनेस है, हमें एक चांस देगी अपने लोगों के साथ बेहतर जुड़ने का, इमोशंस देगी, कनेक्टिविटी देगी, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स एंड फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग। और जितने भी हम सबके बीच में बैरियर्स है, रुकावटें हैं, उन सबको ख़त्म कर कर एक अच्छा सा रिलेशन क्रिएट करेगी। वो कौन क्रिएट करेगी? हमारी स्टिलनेस, हमारी जो शांति है, दैट विल क्रिएट आ यूज इमोशंस एंड फीलिंग with us. Neruda suggests that it's expectant silence, if even a brief, could be a powerful force one positive charge. अगर हम कुछ भी थोड़ा करके देखेंगे ना, तो ये हमारी नेगेटिविटी पर पॉजिटिव इफेक्ट करेगा. इट विल बी वर्क लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. थैंक यू सो मच. आई होप यू गेट दिस. सो इट्स टाइम टू रीड अबाउट द पोएटिक डिवाइस. देखो बच्चों, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, योर पोएटिक डिवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. In every exam, it comes under 1 marks. Okay. So first, it's time to read about the alliteration. What is alliteration? जिस भी सेंटेंस में आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाए, वहाँ पर हम alliteration का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बी विल, तो इसमें आपका कॉन्सोनेंट में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट वी कंसिडर एज अ alliteration. आपके एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें आप बताइए कौन सा आएगा. एलिट्रेशन आएगा, सिमिली आएगा, एनाफोरा आएगा, पर्सोनिफिकेशन आएगा. तो आपको जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड दिख जाए तो आपको वहाँ पर एलिट्रेशन टिक करना है. नेक्स्ट आपका एनाफोरा. एनाफोरा जिस भी सेंटेंस में आपको लेट्स दिख जाए वहाँ पर आपको एनाफोरा लगाना है. ठीक है. नेक्स्ट आपका एजोनेंस. एजोनेंस जिसमें आपको बॉबल साउंड दिख जाए वहाँ पर आपको एजोनेंस लगाना है. नेक्स्ट आपका एंजामेंट. एंड नेक्स्ट आपका फिर रिपीटेशन. रिपीटेशन जहाँ पर कोई भी वर्ड बार बार में रिपीट हो वहाँ पर हम रिपीटेशन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वॉर, वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर. तो वॉर रिपीट हो रहा है आपके स्टेंजा में, तो वहाँ पर आपका आएगा रिपीटेशन. नेक्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन. जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं वहाँ पर आपका आता है पर्सोनिफिकेशन. तो हमने एक स्टेंजा में अर्थ को एज अ लिविंग कंसिडर किया था, क्योंकि लिविंग हमारी अर्थ नॉन लिविंग है, फिर भी वो लिविंग की तरह दिखती है, लिविंग की तरह क्रिएट करती है. तो आपका फिर आएगा पर्सोनिफिकेशन. आई होप यू गेट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. मेहनत करते रहो, खामोशी से करते रहो. एक दिन आपकी मेहनत की जीत की डंके पूरी दुनिया में शोर मचा देंगे. तो व्हाट इज द मेन थिंग? हार्ड वर्क. हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क विथ डेडिकेशन. आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, डेडिकेशन देना है अपनी स्टडी के लिए. टॉप करना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई. द मेन थिंग इज दैट स्टडी. स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू बच्चा पार्टी. बाय.